हेलो दोस्तों, तो मैं इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में जो डिस्कशन कर रहा था वो वही जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में डिस्कशन किया कि उनके क्या प्रॉस एंड कॉन्स थे, क्या अच्छा किया उन्होंने और क्या कुछ मिस्टेक्स रही। जैसे अच्छा करने में आईआईटी, आईआईएम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भाभा इंस्टीट्यूट और साथ ही साथ जो अलग अलग नहर है, जो परियोजनाएँ हैं, जो पंचवर्षीय योजना है, जो भूमि के बारे में उनके कानून बने कि सबको भूमि का बंटवारा इस तरीके से हो कि सबको लाभ मिले। साथ ही साथ उन्होंने हेराल्ड डोवल मॉडल, पीसी महाल डोविस मॉडल, ये सब की इकोनॉमिक संरचनाओं को विकसित किया। विदेश से अच्छे संबंध बनाने के हर संभव प्रयास किए। भारत पाकिस्तान के साथ भी अच्छा बस कोशिश किया अच्छा संबंध बनाने का, और चाइना के साथ भी अच्छा कोशिश किया, बट चाइना ने घात लगा करके वार कर दिया। फिर शास्त्री जी के बारे में हमने बात किया था कि शास्त्री जी ने क्या किया। शास्त्री जी के टाइम पे क्या गेहूं का इशू रहा और कुछ और भी इशू रहे। और फिर उसके बाद बाहर जा कर के अमेरिका से जब उन्होंने मदद की गुहार लगाई तो गेहूं वगैरह का भी उस टाइम पे इशू था कि इसको अपने देश में खाने पीने की किल्लत थी उस टाइम पे। सच्चाई ये है। उस टाइम भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और पाकिस्तान को हार मिली। फिर उसके बाद आगे चल करके मोरारजी देसाई चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने, बट उस टाइम इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर रहने के साथ साथ जब इंदिरा गांधी मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बनती तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने सबसे पहले तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उनका निजी बैंक जो थे उनको भी सरकारी बैंकों के रूप में बदला। उनका प्लानिंग था कि हम अपने देश में लोगों को ट्रैक्टर देंगे, मशीन देंगे, ये सारी चीज़ें देंगे, उससे वो अच्छी खेती कर पाएंगे, किसानों की गरीबी में कमी आएगी और हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग जॉब पाए हैं, जो रोजी रोटी कर रहे हैं, आज भी 47% जो जनसंख्या है वो जॉब किसान ही जो करते हैं, खेतों से ही उनको मिलती है, जो जॉब मिलती है। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 47% के बाद जो 53% बचता है वो 53% में उसमें मिलता है, डिवाइडेड है। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं कि मैडम प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे उन्होंने एक दिया, जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव के टाइम पे उन्होंने दिया कि अपनी अंतरात्मा के आवाज़ पे आप लोग वोट करिए। ठीक है, तो फिर मैडम प्राइम मिनिस्टर जीत जाती हैं हमारी इंदिरा गांधी जी, और उन्होंने एक नारा दिया चुनाव के टाइम, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन। जो आज आप सुनते हो मोदी जी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये इतना नया नारा नहीं है। मैडम प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही थी, आत्मनिर्भर भारत, और उनको यूं ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता। 1971 के युद्ध में एक बहुत बड़ी, बहुत करारी हार उन्होंने पाकिस्तान को दी, जब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के साथ भेदभाव कर रहा था भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जबकि दोनों मुस्लिम धर्म ही हैं, बट थोड़ा सा वो उनको कम आते हैं बांग्लादेश वालों को, पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं। साथ ही साथ भाषाई आधार पे भी वहाँ पे भेदभाव हो रहा था। ये उनका इंटरनल मैटर था, पर भारत में बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग भारत में आ रहे थे, तो ये एक बड़ा इशू था, इस वजह से ऐसा चीज़ हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आगे चल कर के अगर इस चीज़ को जितना भी मैंने बोला है, नेहरू जी से लेकर के अभी प्रेजेंट टाइम तक आप देखना चाहते हो तो प्रधानमंत्री एपिसोड के नाम से एक आता है चैनल पे, और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आप भारत की अभी तक की पूरी हिस्ट्री जान जाएंगे, बेसिक। ठीक है, भारत के स्वतंत्र होने से लेकर के अभी तक का। तो उसमें क्या है कि फिर आगे मैडम प्राइम मिनिस्टर ने जो इमरजेंसी लागू किया, वो एक काला दौर माना जाता है, लोकतंत्र के लिए काला दौर माना जाता है कि इमरजेंसी लागू करने की ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं थी, पर 2-4 बातें मानी जाती हैं कि हाँ ये ज़रूरी था। जैसे जो नॉर्थ ईस्ट था, वहाँ के कुछ स्टेट चाहते थे कि हम अलग हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बहुत जम्मू कश्मीर था, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत पाकिस्तान का था कि वो कुछ टेररिस्ट वगैरह को भेजने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेश बॉर्डर से भी बहुत लोग इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ ऐसा हुआ कि कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी चाहते थे कि मैडम प्राइम मिनिस्टर को कमज़ोर करें, वीक करें। ठीक है, और एक तो तीसरा रीजन था, पहला रीजन बता दिया मैंने, दूसरा रीजन बता दिया, तीसरा रीजन जो संजय गांधी थे, मैडम प्राइम मिनिस्टर के बच्चे थे, लड़के थे, इन्होंने भी अंदर से मैडम को बहुत ही भरा कि आपको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, आपको शासन चलाने नहीं आता, हम इस तरीके से चलाएंगे तो कैसे चल पाएगा, हमें पूरा एकदम पकड़ बना करके रखनी चाहिए। और एकदम एक नहीं होता है जैसे चाइना का सिस्टम है कि नहीं, फुल पावर होनी चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर के पास, राष्ट्रपति के पास, कोर्ट के पास कम पावर होनी चाहिए, तो उस तरीके से सिस्टम। जबकि हमारे यहाँ लोकतंत्र में ये सिस्टम है कि जितना लेजिस्लेचर का पावर है उतना ही जुडिशरी का पावर है और उतना ही एग्जीक्यूटिव का पावर है। तो उन्होंने उसको चेंज करके कि सबसे ज़्यादा पावर हमारे पास रहे, चाहे हम एग्जीक्यूटिव में रहें चाहे लेजिस्लेटिव में रहें। तो एक वो, फिर उसके बाद जब उन्होंने अपना हटाया, इमरजेंसी का दौर जब आया तो बहुत सारे लोग तो कहने लगे कि अब इमरजेंसी हटेगा ही नहीं, ऐसे ही रहेगा भारत, अब जो है प्रेसिडेंशियल मॉडल में रहेगा या सैन्य शासन के रूप से रहेगा।
और 91,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाना बहुत बड़ी बात थी। पूरे देश दुनिया में एक मैसेज गया। रसिया ने उस टाइम हमारा साथ दिया। 20 साल के लिए संधि हुई थी कि भारत पे आक्रमण हो या रसिया पे आक्रमण हो, दोनों पे आक्रमण माना जाएगा, और रसिया ने अपना भेजा। यूएस का 7वां बेड़ा आया। पाकिस्तान और चाइना लोग बस एक बार रसिया के कहने पे चुप हो गए, कोई हिम्मत नहीं किया लड़ाई करने की। बट यूएस ने हिम्मत किया, तो चाइना जैसे ही रसिया का आना शुरू हुआ जहाज़ लड़ाई करने के लिए, तो यूएस भी चुप हो गया। फिर उसके बाद समर्पण कराया हम लोगों ने, और ये मैडम प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी बात थी। और लगभग 5,000 वर्ग किमी से भी ज़्यादा हम लोग क्षेत्र जो है ये जम्मू कश्मीर में जीते हुए थे, जो मैडम ने जो शिमला समझौता था उसमें खो दिया। खैर बाद में जो 68 सैनिक थे भारत के, वो सैनिक भी पाकिस्तान ने अपने यहाँ रखे और उनके साथ बहुत प्रभुतापूर्ण जो है व्यवहार किया। तो आप खुद से ही प्रॉस एंड कॉन्स समझ सकते हैं कि मैडम ने हमेशा अच्छा काम किए, बट कुछ गलत भी हो गए। जैसे जो इमरजेंसी वाला था वो गलत हुआ। इमरजेंसी में संजय गांधी जी ने कर दिया था कि एक तो नसबंदी करना, ज़्यादा से ज़्यादा नसबंदी करना, कम एज के बच्चों का भी नसबंदी करते थे। इवन जिसकी शादी नहीं हुई थी, अपना टारगेट पूरा करने के लिए उनकी भी नसबंदी कर देते थे। पौधे लगाना, ये तो अच्छी बात थी, पौधे लगाना, साफ सफाई करना, 4-5 ऐसे उन्होंने लिए थे अपने स्टेप्स। फिर ये जो प्राइम मिनिस्टर थी, ये 42वां संविधान संशोधन, तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि संसद में जैसे लगती थी कि इन्हीं की हनक है। पूरे संसद में ये अकेले ही भारी पड़ती थी, सारे सांसदों पे, सारे विधायकों पे, देश भर की जितनी भी विधानसभा थी उसमें ये अकेले ही हावी पड़ती थी। आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें इस तरीके से है कि अगर इमरजेंसी का दौर आता है, आर्टिकल 356 का यूज किया जाता है, तो उस दौरान देश की जितनी भी विधानसभाएँ होंगी, जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी, वो सब पे संसद जो पार्लियामेंट है उसका जो है इन्फोर्समेंट हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री हैं उनका काफ़ी पावर बढ़ जाता है। तो राष्ट्र के नाम संबोधन में मैडम ने ये किया था। फिर उसके बाद जब उन्होंने इमरजेंसी हटाया तो उसके बाद जेपी आंदोलन हुआ। जेपी आंदोलन में उस पहले जयप्रकाश नारायण जी गए, मैडम प्राइम मिनिस्टर से मिले और कहे कि मैडम आप ये गलत कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है, उससे लड़ने का दौर है, तो आप ये इमरजेंसी जैसी हालत क्यों बना रही है, ऐसा क्यों कर रही है। तो मैडम ने उनको ऐसे झटक दिया, जबकि वो उनसे बड़े थे और चाचा के जैसे मानती थी पहले, वो भी बहुत मानते थे इनको। आज़ादी के दौर में जेपी जी ने बहुत जो है संघर्ष किया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इंदिरा, तब तुम्हें पता चलेगा। अब वो गए पटना के गांधी मैदान में और वहाँ पे उन्होंने संबोधन दिया। उन्होंने सीधा कहा कि जो लोग चाहते हैं कि पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यहाँ तक कि किसी भी देश के किसी भी फर्म में काम करने वाले हैं, उन्हें लगे कि सरकार सही डिक्लेरेशन दे रही है तो उनकी बात माने, लग रहा है गलत कर रही है तो ना माने, ठीक है। इस तरीके से कह करके उन्होंने कह दिया। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली जब कंक्लूड किया गया तो इंदिरा जी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये देश के प्रति, हमारे प्रति भड़का रहे हैं देशवासियों को, और इसलिए इंदिरा जी ने जेपी जी को और बहुत सारे नेताओं को ये कोशिश करी कि इन सारे लोगों को जो है जेल में बंद किया जाए। ये सब किया कोशिश, बट बहुत कुछ हुआ नहीं, और देश भर के लोग जो है उनकी बात को सुने और देश भर के लोग एकत्रित हुए। 3,000 से ज़्यादा नेताओं को जेल में बंद किया गया, फिर छोड़ा भी गया। बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी वही पार्टी है जिससे कि बीजेपी निकली, सपा निकली, बसपा निकली, बहुत सारी पार्टियां निकली बाद में, ठीक है। और उसी पार्टी में फिर आगे चल करके 2 साल उनका शासन चला। 2 साल शासन चलने के बाद चौधरी चरण सिंह रहे, और भी लोग रहे, मोरारजी देसाई रहे, वो लोग प्रधानमंत्री रहे। तो फिर उसके बाद फिर से इंदिरा जी की सरकार बनती है, और दोबारा जब इंदिरा जी की सरकार बनती है तो दोबारा इंदिरा गांधी जी ये समझ चुकी थी कि नहीं, भारत में जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र कुछ यूँ ही नहीं है, वो लोकतंत्र कुछ यूँ ही नहीं है। बस उस लोकतंत्र में एक्चुअली में लोगों को लोकतंत्र की चाहत है, लोकतंत्र की समझ है, इस वजह से भारत में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के लिए फाइनली लोगों ने फाइट किया, और इलेक्शन में जब इंदिरा गांधी जी जीती तो जीतने के बाद फिर इंदिरा गांधी जी ने फाइनली प्लान किया कि अब जो है ठीक से चलना है और एक प्लानिंग से चलना है। तो उन्होंने 1980s के दौर में भी कई सारे अच्छे काम किए, और फिर उस टाइम तक इसरो, DRDO, ये सारी चीज़ें आ चुकी थी। DRDL भी, जिसे आप जानते होंगे, वो सभी अस्तित्व में आ चुकी थी। अब्दुल कलाम जी भी काम कर रहे थे, और PSLV ये सब कुछ हो चुका था। गौतम बुद्धा के नाम से जो न्यूक्लियर अटैक है ये पोखरण में हुआ था 1974 में, लाफिंग बुद्धा के नाम से उनको मैडम ने नाम दिया। तो ये सारी चीज़ें 1 by 1 हुई। तो ये सब होने के बाद फिर क्या हुआ कि
फाइनली ये सब तो अच्छी चीज़ें हुई, आपको 1 बाय 1 मैंने काउंट कराया। फिर जब ये दौर आता है ये 19 एक गोल्डन टेम्पल वाली जो इशू होती है वो भी आप जान लीजिए। तो मैडम सब कुछ अच्छा कर रही थी, उसी दौरान क्या हुआ कि मैडम को कुछ जब गोल्डन टेम्पल में बहुत सारे आतंकवादी घुस जाते हैं और उस दौरान पाकिस्तान ने एक प्लान किया कि कैसे भी करके इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कराने हैं आतंकवादी, और हज़ारों आतंकवादियों को उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कराया और वो आकर के कश्मीर में बहुत सारा जो है एक दूसरे को परेशान किए और हिंदुओं को मारना काटना, हज़ारों लोगों को, लगभग 20,000 से भी ज़्यादा लोगों को मारा काटा कश्मीरी पंडितों को। और कश्मीरी पंडितों को मारने के बाद जो है जा कर के उनको हटाया वहाँ से कि यहाँ से ये लोग चले जाएं, कैसे भी करके यहाँ पे ना रहें। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि मैडम प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से सीधे मिलिट्री को वहाँ पे भेजा और मिलिट्री को भेजने के साथ फुल पावर दी कि मिलिट्री वहाँ पे मार्शल लॉ भी लगा सकती है, फसपा लगा सकती है, जिसके थ्रू वहाँ पे उन लोगों को आराम से अच्छे से मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो फुल पावर दी, फुल फोर्स दी। अब एक दूसरा प्रकरण आता है जो लोटस टेम्पल में आता है। लोटस टेम्पल के बजाय हमें कहना चाहिए स्वर्ण मंदिर, जो कि पंजाब में है। पंजाब में स्वर्ण मंदिर में क्या था कि वहाँ पे एक जो सिख लोग हैं, सिख लोगों में कुछ तो इस तरीके से भड़की हिंसा पाकिस्तान की प्लानिंग थी कि एक तो हम ये करेंगे कि हथियार भेजेंगे, दूसरा हम ये करेंगे कि एक उड़ता पंजाब मूवी अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे हम लोग जो है जो नशीले पदार्थ हैं वो भेजेंगे। अगर आपने गोल्डन ट्रायंगल नाम पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि कैसे ओमान, म्यांमार, ये सब अलग अलग देशों से होते हुए, हिंदुस्तान से होते हुए, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए पूरा जो है जो तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है, जो मादक पदार्थ हैं इनकी तस्करी होती है, वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं तो उनके बारे में